हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी तथ्य है उन सभी तथ्यों का हम इस पटल पर समावेश कर रहे हैं। हम प्रतिदिन यहाँ पर हिंदी के इतिहास से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने जैन साहित्य का अध्ययन किया था। जैन साहित्य के अध्ययन को हम दो भाग में सुविधा की दृष्टि से विभाजित करते हैं। एक अपभ्रंश से युक्त साहित्य अर्थात 10वीं शताब्दी से पूर्व और दूसरा अपभ्रंश से मुक्त साहित्य अर्थात 10वीं शताब्दी के बाद। हमने अपभ्रंश से युक्त साहित्य के 4 प्रमुख कवियों का अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने स्वयंभू का अध्ययन किया था। स्वयंभू के अध्ययन के अनंतर हमने पुष्पदंत का अध्ययन किया था। पुष्पदंत के बाद हमने कवि धनपाल और मुनि राम सिंह का अध्ययन किया था। आज हम जैन साहित्य का जो दूसरा भाग है अपभ्रंश से मुक्त साहित्य अर्थात 10वीं शताब्दी के अनंतर का साहित्य या 10वीं शताब्दी के बाद का साहित्य जो लिखा गया वह अपभ्रंश से मुक्त साहित्य है। उसमें हम सबसे पहले एक प्रमुख कवि और व्याकरण आचार्य या प्राकृत के पाणिनि उनका अध्ययन करेंगे। मित्रों, प्राकृत के पाणिनि के नाम से विश्वविख्यात है हेमचंद्र। हेमचंद्र का समय जो विद्वान इतिहासकारों ने स्वीकार किया लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास इनका रचना काल रहा है। इनकी जो कृति है प्रमुख कृति शब्दानुशासन है। यह शब्दानुशासन शब्दों को अनुशासन करने वाला अर्थात व्याकरण। शब्दों को अनुशासन कौन देता है? व्याकरण। कौन करता है? व्याकरण। कि कौन सा शब्द किस वाक्य में किस स्थान पर प्रयोग होगा, इन सभी नियमों का इन सभी विधानों का विधान व्याकरण करता है। और उन्होंने लिखा शब्दानुशासन। शब्दानुशासन व्याकरण शास्त्र पर ग्रंथ है। शब्दानुशासन में केवल प्राकृत के ही नहीं अपितु संस्कृत और अपभ्रंश के और प्राकृत की जो भाषा थी उनके सभी शब्दों का समावेश करने का प्रयास हेमचंद्र ने किया। हेमचंद्र की कुछ अन्य रचनाएं जैसे कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण। शब्दानुशासन के अतिरिक्त इन्होंने एक प्राकृत व्याकरण भी लिखा। और छंदोनुशासन, और साहित्य में कविता में छंदों की आवश्यकता होती है और छंद किस प्रकार के, किस छंद में कितनी मात्रा, कहाँ पर यति, इन सभी का विधान इन्होंने छंद अनुशासन में किया। उसके बाद देसी नाम माला कोश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इन रचनाओं के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हेमचंद्र से संबंधित ये है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। मित्रों, संस्कृत साहित्य में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करके संस्कृत व्याकरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। ठीक उसी प्रकार से हेमचंद्र ने भी अपभ्रंश में प्राकृत में प्राकृत व्याकरण लिखकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, शब्दों का संयमन किया, शब्दों को अनुशासन दिया। ये काम हेमचंद्र का था। इसलिए हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र के आश्रयदाता कौन थे? तो मित्रों, हेमचंद्र के आश्रयदाता गुजरात के राजा सोलंकी राजा सिद्ध राज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। वही इनके आश्रयदाता थे। ये हेमचंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तथ्य थे। अब हम
अपभ्रंश से मुक्त अर्थात 10वीं शताब्दी के बाद के दूसरे कवि अब्दुल रहमान के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अब्दुल रहमान भी अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जो समय है वह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। कोई 12वीं शताब्दी के लास्ट इनका जन्म हुआ होगा और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका रचना काल रहा हो, ऐसा विद्वानों का मत है। इनकी जो रचना है उसका नाम संदेश रासक है। यह संदेश रासक एक श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, इसमें जो वर्णित है, विक्रमपुर की एक वियोगिनी जो अपने प्रिय के वियोग में अत्यंत परेशान है, उसकी वियोग गाथा का वर्णन अब्दुल रहमान ने संदेश रासक के रूप में किया। मित्रों, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ संदेश रासक है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि भी संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान मुस्लिम होने के बाद भी देसी भाषा में लिखने वाले कवि रहे। इसके बाद एक और कवि जो अपभ्रंश से मुक्त 10वीं शताब्दी के बाद आते हैं, उनका नाम है शालिभद्र सूरी। मित्रों, शालिभद्र सूरी का समय भी 12वीं शताब्दी के आसपास ही विद्वानों ने स्वीकार किया है। इनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, एक खंड काव्य है और 205 छंदों में इसमें दो भाइयों की वीरता का वर्णन किया गया। एक भाई भरतेश्वर, दूसरा बाहुबली, दोनों का जो वीरतापूर्ण युद्ध के क्षेत्र में उनके संग्राम का जो परचम था, उसकी इसमें गाथा गाई गई। इनकी अर्थात शालिभद्र सूरी की कुछ अन्य रचनाएं, एक रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास के अतिरिक्त अहिंसा युक्त पांडव कथा, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इन्होंने पांडवों की कथा भी अहिंसा युक्त पांडव कथा के नाम से लिखी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य के प्रथम कवि मानते हैं, जबकि गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कवि और उनकी रचनाओं पर ध्यान देंगे, जैसे जिन धर्म सूरी, इनकी रचना है स्थूली भद्ररास, जिसका रचना काल 1209 ईस्वी स्वीकार किया गया है। दूसरे सुमति गणी की जो रचना है वह है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास की जो रचना हुई वह 1213 ईस्वी में हुई। तीसरा विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास का रचना काल 1230 ईस्वी माना जाता है। चौथे प्रमुख कवि आशुगु। आशुगु की दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक चंदनबाला रास। चंदनबाला रास का समय भी 12वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। और दूसरी जीवदया रास। जीवदया रास महावीर के जो महत्वपूर्ण उपदेश थे उनको पद्यों में लिखा गया जीवदया रास में। एक और प्रमुख कवि जिनदत्त सूरी। मित्रों, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया था कि उपदेश रसायन के
लेखक कौन है? तो जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन के लेखक जिनदत्त सूरी है। ये हमारे जैन साहित्य की अपभ्रंश युक्त और अपभ्रंश से मुक्त दोनों विधाओं, दोनों धाराओं के कवियों का हमने अध्ययन किया। कल हम आदिकालीन जो रासो ग्रंथ है उनके साथ मिलेंगे। जैन साहित्य को रास ग्रंथ कहा जाता है, जबकि वीरता से परिपूर्ण जो प्रबंध काव्य लिखे गए उन्हें रासो ग्रंथ कहा जाता है। कल से हम रासो की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें लेंगे। चंद्रवरदाई से लेकर अन्य सभी कवियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।